कि मान लीजिए दो पिंड हैं। आज का जो टॉपिक है विधिवत रूप से मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े गुटकों की गति। मान लीजिए कि दो या दो से अधिक गुटके हैं जो द्रव्यमानहीन डोरी से जुड़े हुए हैं। अब वो अलग अलग स्थितियों में हो सकते हैं। जैसे पहली स्थिति कि जो डोरी है वो दोनों गुटकों के बीच में जुड़ी हुई हो और दोनों गुटके जो हैं वो एक टेबल पर या किसी सपाट सतह पर या समतल पर रखे हुए हों। और दूसरी स्थिति जो है वो ये है कि ये जो पिंड है उनमें से एक पिंड मान लीजिए किसी टेबल पे रखा हुआ है, इससे कोई डोरी जुड़ी हुई है और ये डोरी घिरनी की सहायता से दूसरे पिंड से जुड़ी हुई है। दूसरा पिंड जो है वो यहां से नीचे लटका हुआ है। ठीक है। एक स्थिति ये हो सकती है कि जो दोनों पिंड हैं वो घिरनी की सहायता से जुड़े हुए हों और दोनों ही पिंड हवा में लटके हुए हों। इस तरीके से एक पिंड हवा में लटका हुआ है और घिरनी की सहायता से दूसरा पिंड भी हवा में लटका हुआ है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। इन अलग अलग सिचुएशंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहली सिचुएशन हम देख रहे हैं, डोरी से जुड़े दो पिंडों पर जब F बल कार्य करता है। मान लीजिए कि एक समतल है, इस समतल पर ये एक पिंड रखा हुआ है इस तरीके से और ये दूसरा पिंड रखा हुआ है इस तरीके से। इन दोनों पिंडों की अगर हम बात करें तो दोनों पिंडों में जो डोरी है वो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए किसी समय पर इस वाले पिंड पर, इस पिंड को मैं कह देता हूं इसका द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो है m2। इस पिंड पर बल F लगा देता हूं। अब जैसे इस पिंड पर बल F लगाया जाएगा तो ये जो पिंड है वो आगे की ओर खिसकने का प्रयास करेगा, जबकि जड़त्व के कारण ये जो पिंड m1 है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेगा और इस वजह से इस डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इस तनाव की जो दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखना कि तनाव की जो दिशा होती है किसी भी डोरी में, वो दिशा तनाव उत्पन्न करने वाले बल के ठीक विपरीत दिशा में होती है। यानी कि एक तरीके से प्रतिक्रिया बल की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। एक तरीके से अपन ये मान सकते हैं इसको। तो अगर मैं M1 डोरी की बात करूं तो M1 डोरी जो है वो अपने आप को अपनी अवस्था में स्थिर रखने का प्रयास कर रही है, यानी कि इस दिशा में रहने का प्रयास कर रही है। ठीक है। तो जो तनाव उत्पन्न होगा वो इसके ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा डोरी M1 के कारण। ठीक है। और जो डोरी द्रव्यमान M1 के कारण द्रव्यमान M2 जो है वो इस दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है। इस वजह से इसके कारण जो तनाव उत्पन्न होगा वो इस दिशा में उत्पन्न होगा। तो ये दोनों जो बल हैं हमारे पास में इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो पिंड M1 है उस पर कितने बल लग रहे हैं, तो हम कहेंगे उस पिंड M1 पर डोरी के तनाव बल के कारण एक बल इस और कार्य कर रहा है और इसी वजह से ये जो पिंड M1 है वो इस और गति करेगा, जिस और ये बल F कार्य कर रहा है। ठीक है। जबकि जो पिंड M2 है उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल F बल जो कि इसे आगे की ओर ले जाना चाहता है और दूसरा बल ये तनाव बल है जो कि रस्सी में पिंड M1 के अपने जड़त्व में रहने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अगर मैं बारी बारी से दोनों पिंडों पर लगने वाले बलों का मान ज्ञात करना चाहूं तो मैं कहूंगा भाई पिंड M1 पर लगने वाला बल कितना है। पिंड M1 पर लगने वाले जो बल है उसका मान है T। और मैंने कहा था कि किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का जो कुल योग होता है वो M × A के बराबर होता है। यानी कि इस पिंड M1 पर लगने वाले इस बल का मान जो है वो M × A के बराबर होगा। अब चूंकि पहले पिंड का द्रव्यमान M1 है तो इसे हम M1 × A कहेंगे। यहां पर मैंने A1 नहीं कहा है, इसलिए कि जब पिंड M2 पर बल लगेगा और पिंड M1 डोरी की सहायता से उसके पीछे की ओर घसीटता हुआ जाएगा या हम कहें गति करता हुआ जाएगा तो दोनों के वेग में होने वाले परिवर्तन समान होंगे, समान समय में होंगे, इसलिए दोनों में समान त्वरण उत्पन्न होगा। अब अगर मैं पिंड M2 की बात करूं तो पिंड M2 जो है वो राइट दिशा में गतिशील है हमारे चित्र के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जिस दिशा में गतिशील हो उस दिशा के बलों को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। यानी कि F बल को हमें क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक लेना पड़ेगा। पिंड M2 पर लगने वाले बलों की गणना कर रहा हूं मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। पिंड M2 पर लगने वाले बल एक तो है F, दूसरा जो बल है वो है डोरी के तनाव के कारण लग रहा है वो है T बल। तो ये जो है वो गति के विपरीत दिशा में है इसलिए इसको हम माइनस लेंगे।
ये टी हो गया। इन दोनों का जो कुल योग है वो हमेशा m इंटू ए के बराबर होगा, तो इसको हम कह सकते हैं m2 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन में लेफ्ट में टी है और दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट में f माइनस टी है। पहली इक्वेशन में राइट में m1a है और दूसरी इक्वेशन में राइट में m2a है। हमने लेफ्ट की राशियों को एक तरफ जोड़ दिया और राइट की राशियों को एक तरफ जोड़ दिया, तो देखिए t से t कट गया और यहाँ पर हमारे पास में क्या रह गया, लेफ्ट में रह गया हमारे पास में केवल f। और राइट में जो m1a और m2a है, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। यहां से अगर मैं a का मान निकालना चाहूं तो हमारे पास में कितना आएगा, देख सकते हैं हम a का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा a बराबर f अपॉन m1 इंटू m1 प्लस m2। ये हमारे पास में किसका मान आ गया है, ये हमारे पास में a का मान आ गया। अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई डोरी में तनाव बल का मान निकालो, तो तनाव बल का मान निकालने के लिए हम या तो समीकरण नंबर 2 काम में लेंगे या फिर समीकरण नंबर 1 काम में लेंगे। लेकिन अगर हम समीकरण नंबर 2 काम में लेते हैं तो समीकरण नंबर 2 में हमें बल F की भी जरूरत पड़ेगी, बल F का मान कितना है इसकी भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन समीकरण नंबर 1 अगर मैं काम में लूं, हालांकि समीकरण नंबर 1 में भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन समीकरण नंबर 1 से बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में सीधे ही आपको क्या करना है, केवल t बराबर m1 इंटू ए में a का मान रखना। a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है, तो a का जो मान है वो हमारे पास में है f अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम डोरी में लगने वाला बल भी ज्ञात कर सकते हैं और जो त्वरण है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। डोरी में जो उत्पन्न तनाव है t वो भी ज्ञात कर सकते हैं और त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपको कोई कहता है कि भाई ये जो बल F है वो इस m2 पिंड पर नहीं लग करके m1 पिंड पर लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, m1 पिंड पर लग रहा है, तब क्या होगा, तब उस स्थिति में भी हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि ये m1 पिंड है, ये m2 पिंड है, इस पर इस दिशा में बल F कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये इस ओर खिंचेगा, जैसे इस ओर खिंचेगा तो ये जो पिंड m2 है ये भी डोरी की सहायता से पिंड m1 के तरफ खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन अपने जड़त्व के कारण ये अपने आप को अपनी स्थिति में बनाए रखने का भी प्रयास करेगा और इसी वजह से इस डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और इस तनाव के कारण जो डोरी में तनाव बल है वो पिंड m1 के लिए खिंचाव के विपरीत दिशा में, जबकि m2 के लिए भी खिंचाव के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। अब अगर मैं m2 पिंड पर लगने वाले बलों की गणना करूं तो हम कहेंगे m2 पर केवल एक बल लग रहा है t और इसका मान होगा m2 इंटू a के बराबर। और जो पिंड m1 है इस पर दो बल लग रहे हैं, एक तो गति की दिशा में F और एक गति के विपरीत दिशा में T। इन दोनों का योग भी m इंटू a के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो T से T कैंसिल हो जाएगा, F आ जाएगा लेफ्ट में और राइट में दोनों में से a कॉमन आ गया, तो आपके पास में आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया इसको, तो a बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि इस पूरी निकाय पर इस दिशा में बल लगाया जाए चाहे इस दिशा में बल लगाया जाए, त्वरण सेम उत्पन्न होगा। लेकिन क्या तनाव बल भी सेम होगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं तनाव बल का मान निकालना चाहूं तो हम कहेंगे तनाव बल T का जो मान है वो हो जाएगा m2 इंटू ए, यानी कि तनाव T इज इक्वल टू जो m2 है उसको a से गुणा करना है, तो m2f अपॉन m1 प्लस m2। आपने देखा कि पिछले वाला जो हमने सेक्शन लिया था जिसमें हमने कहा था कि ये बल F2 पर लग रहा है, उसमें जो T का मान था वो m1 पर निर्भर कर रहा था। अब जब हम बल m1 पर लगा रहे हैं तो जो T का मान है वो m2 पर निर्भर कर रहा है। यानी कि जिस पिंड पर प्रत्यक्ष रूप से बल नहीं लग रहा है, तनाव बल उसी पर निर्भर कर रहा है, उसी के जड़त्व पर निर्भर कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में तनाव बल का मान अलग अलग होगा, बल लेकिन त्वरण का जो मान है वो सेम होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए कि ये दो पिंडों से बना हुआ एक निकाय है, जिसमें एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान m2 है। इन दोनों में से जो पिंड m2 है उस पर एक बल, इस निकाय पर जो बल लग रहा है वो है F, जो कि चित्र में दिखाए गए दिशा में है और इसकी वजह से इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। गुटकों के मध्य लगी हुई जो डोरी है उस डोरी में एक तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो तनाव की दिशा होती है वो इस खिंचाव के ठीक विपरीत दिशा में होती है। तो आप ये देख सकते हो कि जड़त्व के कारण ये जो पिंड है m1 वो अपने आप को अपनी प्रारंभिक अवस्था में रखने के लिए पीछे की ओर एक जड़त्व के कारण एक बल आरोपित करता है, ये हम कह सकते हैं एक तरीके से
या ये उसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है और इसी वजह से डोरी में खिंचाव उत्पन्न होता है। इसलिए M1 के समीप डोरी पर जो तनाव बल होता है वो इस M1 से दूर की दिशा में होता है। इसी प्रकार से M2 के लिए भी हम कह सकते हैं M2 से दूर की दिशा में होता है। ठीक है, और वैसे भी जो तनाव बल होता है वो द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में होता है। तनाव बल हमेशा द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में होता है, कभी भी द्रव्यमान की दिशा में नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान के विपरीत दिशा में खिंचाव के कारण द्रव्यमान जो भी है, जैसे मान लीजिए एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है, इन दोनों में किसी भी वजह से विपरीत दिशा में जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो उसी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव बल एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है और इसी वजह से प्रतिक्रिया बल क्या होना चाहिए, जो मूल खिंचाव बल है उसके ठीक विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर खिंचाव बल जो है वो इस दिशा में, इसलिए इसके ठीक विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब अगर मान लो कि इन दोनों पर इस दिशा में बल लगाएं तो क्या डोरी में तनाव उत्पन्न होगा? हम कहेंगे डोरी में तनाव उत्पन्न नहीं होगा, डोरी ढीली हो जाएगी और इस स्थिति में तनाव बल का मान 0 हो जाएगा। तो डोरी में तनाव जो है वो जब भी उत्पन्न हो रहा है तो जिन बलों की वजह से उत्पन्न हो रहा है उन बलों के विपरीत दिशा में एक तरीके से प्रतिक्रिया बल की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखें कि पिंड M1 पर कितना बल लग रहा है। तो पिंड M1 पर जो है ओनली T बल कार्य कर रहा है, तो इस T का मान M इंटू A के बराबर होगा। और जो पिंड M2 है इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, गति की दिशा में F और एक गति के विपरीत दिशा में T। तो जो गति की दिशा में बल कार्य कर रहा है उसको हम प्लस में लेंगे और जो गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है उसको माइनस में, इसलिए F माइनस T बराबर हो जाएगा M2A। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ दें तो इनका लेफ्ट साइड आपस में जुड़ जाएगा, राइट साइड आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो T से T कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा A इज इक्वल टू, इन दोनों में से A कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास में आ गया A इंटू M1 प्लस M2 बराबर F। तो A बराबर हो गया F अपॉन M1 प्लस M2। अब इसी सूत्र से A का जो मान आया है इसे समीकरण 1 में हम रख देंगे तो डोरी में उत्पन्न तनाव बल का मान हमारे पास में आ जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, एक कंडीशन हम और ले रहे हैं। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन जो है इसमें 3 पिंड एक दूसरे जुड़े हुए, ध्यान से समझिएगा। ये 3 पिंड है, ये पहला पिंड है जिसका द्रव्यमान M1 है, ये दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान M2 है और ये तीसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान M3 है। इस पिंड M1 पर मान लीजिए इस दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। ये तीनों पिंड जो है वो डोरियों से जुड़े हुए हैं। अब जड़त्व के कारण पिंड M2 और M3 अपनी स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं और जो पिंड M1 है वो बल F के कारण आगे की ओर यानी लेफ्ट दिशा में, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग गति करने का प्रयास करेगा। तो हम अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें, मैं केवल M1 और M2 की बात कर रहा हूं, तो M1 पर इस दिशा में खिंचाव बल लग रहा है, जबकि M2 जो है वो जड़त्व के कारण एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न कर रहा है डोरी में इस दिशा में। और ये जो खिंचाव है इसकी वजह से डोरी में जो प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसे हम तनाव बल के रूप में देखेंगे वो इन दोनों ही बलों के विपरीत दिशाओं में होगा। तो M1 के निकट ये बल जो है वो इस दिशा में होगा और M2 के निकट इस दिशा में, यानी द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में। तो ये द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में बल कार्य कर रहा है T। अब ऐसे ही इस पर भी हम देखें तो ये दूसरा पिंड M2 है, इसके कारण इस दिशा में T, और ये जो पहला पिंड M3 जो है उसके कारण इस दिशा में, द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में। अब अगर मैं एक एक पिंड की चर्चा करूं कि पिंड M1 पर कितना बल लग रहा है, पिंड M2 पर कितना बल लग रहा है, तो केवल M1 की हम चर्चा करें तो M1 पर एक बल तो लग रहा है इस और F लेफ्ट में, और एक इस रस्सी के कारण लग रहा है T बल। इन दोनों का जो योग है, इन दोनों बलों का जो योग है, ये योग M इंटू A के बराबर होगा। लेकिन इन तीनों पिंडों के द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण जो रस्सी में खिंचाव उत्पन्न होगा वो एक जैसा नहीं होगा, और इस वजह से M1 और M2 के मध्य जो रस्सी में तनाव उत्पन्न हो रहा है वो, और M2 और M3 के मध्य जो रस्सी में तनाव उत्पन्न हो रहा है वो, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो M1 M2 के मध्य जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको हम T1 मान लेते हैं और M2 और M3 के मध्य जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको हम T2 मान लेते हैं। तो ये T1 हो गया। अब हम कहेंगे भाई गति की दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा है बच्चों? M1 पिंड पर गति की दिशा में कौन सा बल कार्य करेगा? सर F बल कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, F बल गति की दिशा में, और जो T1 है वो गति के विपरीत दिशा में। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? M1 इंटू A के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं दूसरे पिंड की बात करूं, केवल M2 पिंड की, तो M2 पिंड पर कितने बल कार्य कर रहे हैं? एक तो ये बल कार्य कर रहा है रस्सी में तनाव,
जिसको हम कहेंगे T1, और एक ये पीछे की तरफ भी रस्सी में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, इसको हम कहेंगे T2, यानी इस पर दोनों तनाव बल कार्य कर रहे हैं। तो पहले तनाव बल का मान तो हो गया T1 गति की दिशा में, और दूसरा तनाव बल जो है T2 वो है गति के विपरीत दिशा में। इन दोनों का कुल योग कितना होगा? M इंटू ए, यानी M2A के बराबर। अब अगर मैं तीसरे पिंड M3 की अगर बात करना चाहूं तो M3 पर कौन कौन से बल लगेंगे? तो हम कहेंगे भाई M3 पर केवल एक बल लगेगा, वो है तनाव बल T2। M3 पर केवल एक बल लगेगा, तनाव बल T2, जो कि आप यहां देख सकते हो चित्र के अकॉर्डिंग गति की दिशा में है। इसलिए इस T2 का जो मान होगा वो M3 इंटू ए के बराबर होगा। ये हो गए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, अगर समीकरण 1, 2, 3 को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? देखते हैं। समीकरण 1 में हमारे पास में है लेफ्ट में F माइनस T1। समीकरण 2 में जो लेफ्ट में है वो है प्लस का T1 माइनस का T2, और समीकरण 3 में जो लेफ्ट में है वो है प्लस का T2। ये तो लेफ्ट की राशियां जुड़ गई। अब राइट की राशियां जोड़ते हैं। राइट में समीकरण 1 में है M1A, समीकरण 2 में है M2A, और समीकरण 3 जो है उसमें है M3A। तो इन सबको मैं जोड़ रहा हूं, और इन सबको जोड़ करके देखते हैं क्या कंक्लूजन हमारे पास में आता है। प्लस M3A, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, तो आपके पास में आ गया F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए कॉमन ले लिया, तो ए का मान हमारे पास में कितना आ गया? ए बराबर आ गया हमारे पास में F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये ए का मान आ गया। अब कोई कहे आपको तनाव बल T2 का मान निकालो, T1 का मान निकालो, तो T2 का मान समीकरण नंबर 3 में रख करके निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 3 में आप ए के स्थान पर ये मान रख दीजिए, आपके पास में तनाव बल का मान आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 में T2 का जो मान है वो कितना है? M3A के बराबर है। और इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? ये देखिए T2 इज इक्वल टू M3A। इस इक्वेशन में मैं अगर ए का मान रख दूं तो T2 का मान आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में M3 इंटू ए का मान है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये T2 का मान है क्या? अब अगर आपको T1 का मान चाहिए तो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 क्या कहती है? समीकरण नंबर 2 कहती है कि जो T1 है माइनस T2 है, इसका मान M2 इंटू ए के बराबर है। इस T2 का मान अभी अभी हमने देखा M3A के बराबर है, यहां रख देते हैं। T1 माइनस M3A बराबर M2A। इस M3A को दूसरी तरफ ले जाओ तो T1 बराबर हो जाएगा M2A प्लस M3A। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? M2 प्लस M3 इंटू ए। अब यहां पर ए का मान रख दीजिए, जो कि F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 है। ठीक है, F प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 है। ये मान हम यहां पर रख दे तो हमारे पास में T1 का मान आ जाएगा। तो T1 का मान निकाल लेते हैं हम। सर T1 बराबर, हाँ बेटा बोलो। सर M1 समीकरणों को हमेशा जोड़ेंगे ही सर, या घटाएंगे भी कभी कभी? देखो बेटा, जब भी कोई समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो समीकरण को जोड़ना है या घटाना है वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पे। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, मान लो आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, और एक दिया हुआ है 2x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 2, ये बराबर है 5। आपको x और y का मान निकालना है अगर इस समीकरण से, तो आप क्या करोगे? जब भी किसी समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालना हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, लेकिन अज्ञात राशियां 2 या 2 से अधिक हो, तो आप समीकरणों को किसी विशिष्ट संख्याओं से गुणा करके या भाग करके, जोड़ और घटा करके ऐसा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों में से एक अज्ञात राशि को आपको गायब करना पड़ेगा। अब जैसे x और y दो अज्ञात राशियां हैं, तो मुझे x और y में से किसी एक को गायब करना पड़ेगा इसमें से। अब उसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका तो यह है कि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, तो y से y कट जाएगा, ओनली x रह जाएगा मेरे पास में, ठीक है। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका यह है
कि जो पहली समीकरण है इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, ये 2 से गुणा कर दिया, और पहली समीकरण में से दूसरी को घटा देता हूं या दूसरी में से पहली को घटा देता हूं, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी अज्ञात राशि का मान निकालना है तो समीकरण को जोड़ना है या घटाना है, उसके लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि किस अज्ञात राशि का मान आपको निकालना है। जिस अज्ञात राशि का मान आपको निकालना है उसको हमें रखना होगा और बाकी अज्ञात राशियों को हमें वहां से गायब करना होगा। अब उसे गायब करने के लिए दो समीकरणों को हमें जोड़ना भी पड़ सकता है, दो समीकरणों को हमें घटाना भी पड़ सकता है, गुणा भी करना पड़ सकता है और भाग भी देना पड़ सकता है। एक और उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 3xy बराबर 5, ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है 5y बराबर 7। अब आपको कोई कहे कि इस समीकरण से, इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहां पर पहली समीकरण में दूसरी समीकरण का भाग दे दो। ये भाग दे दिया, y से y कट गया, क्या आ गया 3x बटा 5 बराबर 5/7। ये 5 इधर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो x बराबर हो गया 5 × 5 25 और 3 सत्ते 7 21, 25/21। तो यहां पर हमने भाग दे दिया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमें गुणा करने की बजाय, भाग देने की बजाय गुणा करना पड़ जाए। तो ये डिपेंड करेगा परिस्थिति पर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी अज्ञात राशियां दी हुई है, उन अज्ञात राशियों में से आपको उस अज्ञात राशि को तो रखना है जिसका मान आपको ज्ञात करना है, और जिसका मान आपको ज्ञात, एक बार में एक का ही ज्ञात करोगे। मान लो दो अज्ञात राशि x और y, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आप किसका मान ज्ञात करना चाहते हो, पहले किसका ज्ञात करना चाहते हो। अगर आप पहले x का ज्ञात करना चाहते हो तो आपको कैसे भी करके y को गायब करना पड़ेगा। दोनों समीकरणों को जोड़ करके करो, चाहे गुणा करके करो, चाहे भाग दे करके करो, कैसे भी करो, पर उस y को वहां से आपको गायब करना पड़ेगा। अब उस गायब करने के लिए समीकरणों को देखने पर पता चलता है कि इनको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। जैसे एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं, मान लीजिए 2x + y हो, है ना, और 3x + y हो। इस समीकरण का मान 5 है, इसका मान 7 है। अब यहां से अगर आपको y को गायब करना है तो आपको किसी एक समीकरण में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। जोड़ने से गायब नहीं होगा, जोड़ने से ना तो x गायब होगा ना ही y गायब होगा। ठीक है, तो जिसको गायब करना है, अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जिसको गायब करना है, यदि वो समीकरण में पद किसी संख्या के जोड़ या बाकी में है, ठीक है, जोड़ या बाकी में है, और दोनों का चिन्ह एक जैसा है, जैसे यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, मुझे y को गायब करना है, और यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो समीकरणों को घटाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोनों तरफ y के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। जैसे यहां तो पहले से बराबर है, दोनों में y के गुणा में कितना है, 1 है, ठीक है। लेकिन मान लो आपको दिया हुआ है 2xy और ये दिया हुआ 3xy, मान लो सपोज दिया, कुछ और दिया हुआ है, ये y को आपको गायब करना था सपोज, और इस y को गायब करना है, लेकिन ये y किसी भी संख्या के जोड़ में नहीं है, ये दूसरी जो अज्ञात राशि है उसके गुणा में है। ये y उस दूसरी अज्ञात राशि के जोड़ में या बाकी में नहीं है, गुणा में है। तो अगर ये गुणा में है तो पहली समीकरण को दूसरी समीकरण से, अगर दोनों समीकरणों में गुणा में है, सेम पोजीशन में, यानी दोनों में ही गुणा में है, तो भाग देना पड़ेगा, और एक में गुणा में और दूसरे में भाग में है तो गुणा करना पड़ेगा। फिर से समझ लो, फिर से मैं बात बता रहा हूं, ये सब 10वीं की चीजें हैं, 10वीं में आपको करनी चाहिए थी, लेकिन 10वीं में आपने कोरोना की वजह से आप लोगों को क्रमोन्नत कर दिया गया और आपने भी थोड़ी बहुत लापरवाही की कि आप उसको नहीं पढ़ पाए। फिर से समझ लीजिए, x और y मान लीजिए दो अज्ञात राशियां हैं, अगर ये दोनों राशियां जोड़ या बाकी में है, मान लीजिए इस तरीके से जोड़ में है और दूसरी जो राशि है वो इस तरीके से, ये भी जोड़ में, अगर जिसको गायब करना है दोनों के आगे समान चिन्ह है तो आपको घटाना पड़ेगा, और अगर विपरीत चिन्ह है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कि ये अज्ञात राशियां जोड़ या बाकी में नहीं, गुणा या भाग में है, पहली समीकरण में गुणा में है और दूसरी समीकरण में मान लीजिए इसमें भी गुणा में है, तब आपको भाग देना पड़ेगा। दोनों में सेम पोजीशन हो तो भाग देना पड़ेगा। एक समीकरण में मान लो, इस समीकरण में तो दिया हुआ 3xy गुणा में, x और y दोनों आपस में गुणा में, और एक समीकरण जो है उसमें दिया हुआ है मान लीजिए x² बटा y, इसमें भागफल में दिया हुआ है, तो एक में गुणा में और एक में भागफल में हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, गायब करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस राशि को गायब करना है, अगर वो सेम पोजीशन में है, जोड़ या बाकी में है, तो माइनस करना है, विपरीत चिन्ह वाले हैं तो प्लस करना है,
गुणा या भाग में अगर सेम पोजीशन में है तो भाग देना है, अगर अपोजिट पोजीशन में है यानी एक अंश में और दूसरी समीकरण में वो हर में है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे इस समीकरण को ले लो, ये 3x और ये 4x² y, ठीक है। अब आपको इसमें से मान लो कोई कहे x को मुझे तो गायब करना है, तो भाई x इधर भी गुणा में है और इधर भी गुणा में है, यानी हर अंश में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। लेकिन भाग देने से पहले इसकी घात बराबर करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर गायब करने के लिए गुणांक बराबर करना पड़ता है, इसमें बराबर करने के लिए आपको, इसमें गायब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घात बराबर करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग इस सिचुएशन में अलग अलग तरीका हम काम में लेते हैं। पर एक खास बात आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लिया, इसमें हमने कहा कि बल F पर लग रहा है, ध्यान से समझना, डोरी बंधी हुई है M2 और ये M1, ठीक है। बल F पर M2 पर लग रहा है, तो तनाव बल T का जो मान है वो हमारे पास में आ रहा है M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये जो M1, सॉरी M2 प्लस M3 नहीं आएगा, ओनली M आएगा, M1 प्लस M2 आएगा। ये जो M1 अपॉन M1 प्लस M2 है, ये M1 का निकाय का आंशिक द्रव्यमान कहलाता है। यानी M1 का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का कितना हिस्सा है, तनाव बल उस पर निर्भर कर रहा है। पर आप खास बात देख रहे हो कि ये M1 पर ज्यादा निर्भर कर रहा है, M1 प्लस M2 की जगह M1 पर ज्यादा निर्भर कर रहा है, क्योंकि M1 प्लस M2 तो तब भी आएगा जब ये बल F इस दिशा में कार्य करे। तो ये M1 पर निर्भर कर रहा है, लेकिन M1 कौन सा पिंड है, वो पिंड है जिस पर डायरेक्टली बल F नहीं लग रहा है। यानी तनाव बल उस पिंड के द्रव्यमान पर ज्यादा निर्भर करता है जिस पिंड में डायरेक्ट त्वरण उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। ऐसे अभी हमने एक और देखा कि हमारे पास में T1 का जो मान आया और T2 का जो मान आया, तो T1 का जो मान हमारे पास में आया वो आया M1 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ऊपर आया आपके पास में F, और T2 का जो मान आया आपके पास में वो आया M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, सॉरी M3 इंटू F। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो T2 है वो क्यों उत्पन्न हुआ, M1 ने M2 को खींचा और M2 ने M3 को खींचा, पर M3 अपने जड़त्व के कारण, अपने भार के कारण खींचने से मना कर रहा है, यानी अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। तो इस T के उत्पन्न होने का असली कारण ये M3 है। इसी तरीके से M2 के दोनों ओर अगर ये पिंड नहीं होते तो दोनों ओर तनाव बल उत्पन्न नहीं होते। यानी कि जो T1 है, ये जो T1 है ये इन दोनों पिंडों की वजह से उत्पन्न हुआ। अगर ये दोनों पिंड नहीं होते तो M1 पर कितना भी बल लगाओ रस्सी में तनाव उत्पन्न नहीं होता। इन दोनों के जड़त्व के कारण ही रस्सी में तनाव उत्पन्न हुआ है। तो T1 इन दोनों के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो जो तनाव बल होता है वो उन पिंडों के जड़त्व पर निर्भर करता है, उन पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिनके जड़त्व के कारण ये तनाव बल उत्पन्न हुआ होता। तो ये दो कंडीशन हमने देखी, एक कंडीशन में हमने 2 पिंड वाला कंडीशन देखी, एक में हमने 3 पिंड वाले। अब एक और कंडीशन हम देख रहे हैं। मान लो कि 2 पिंड आपके पास में है और दोनों ही घिरनी से लटके हुए हैं। एक स्थिति हम ये लेंगे, एक स्थिति हम ये लेंगे कि एक पिंड तो जो है टेबल पे रखा हुआ है, एक घिरनी से लटका हुआ। तब क्या हमारे पास में आता है, मान लीजिए कि ये एक घिरनी है और इस घिरनी से एक रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से 2 पिंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक पिंड M2 है और एक पिंड M1 है। यहां पर इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में से आप स्वविवेक से मुझे बताना कि M1 और M2 में से अगर मैं ये कहूं कि M2 का द्रव्यमान ज्यादा है और M1 का द्रव्यमान कम है, तो दोनों पिंडों में से कौन सा पिंड ज्यादा नीचे होगा और कौन सा कम नीचे होगा, या हम कहें कि कौन सा नीचे होगा और कौन सा ऊपर होगा।
M1 नीचे होगा, M2 नीचे, M2 नीचे होगा, M2 M1 नीचे होगा, M1 ऊपर होगा। और अगर मैं कहता कि m1 का द्रव्यमान ज्यादा है तो M1 नीचे होता है, M1 नीचे होगा। यानी कि सबसे पहली बात तो अपने को ये पता चल गई है कि जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, इसलिए वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये गिरनी है, ये दो पिंड हैं, ठीक है, ये दो पिंड है। अभी मान लो दोनों समान सिचुएशन में है, समझ लो। आपको किसी ने कह दिया कि भाई जो M2 है उसका द्रव्यमान ज्यादा है और M1 का द्रव्यमान कम है, तो हम क्या कहेंगे, भाई जो M2 पिंड है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो M2 पिंड नीचे की तरफ खींचेगा। और चूंकि दोनों पिंड रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए दोनों पिंड जो हैं वो इस प्रकार से गति करेंगे कि जब M2 पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो M1 पिंड जो है वो ऊपर की ओर गति करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अब क्या होगा कि ये इस वजह से ये जो घिरनी से जुड़े हुए जो दो पिंड हैं, इन दोनों, मैं इसी चित्र में आपको बता रहा हूं, घिरनी से जुड़े हुए जो दोनों पिंड है उनमें से M2 नीचे चला गया और M1 नीचे। दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम कहते हैं M2G और M1G, ये दोनों पर नीचे की ओर लगेगा। दोनों पिंडों पर यह बल नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां लगता है, नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अगर मैं चित्र बनाऊं तो मैं कहूंगा भाई ये M1 पिंड है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर M1G, और ये जो दूसरा जो पिंड है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल M2G, ये भी नीचे की ओर। ठीक है, ये द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में इसमें तनाव बल, और इस पहले पिंड में भी द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में तनाव बल। एक्चुअल में तनाव बल द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में नहीं होता है, ये होता मतलब आता तो द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में ही है, पर होता इस वजह से कि जो भी बल खिंचाव उत्पन्न करता है रस्सी में, जिस बल की वजह से खिंचाव उत्पन्न हुआ है, ये हमेशा उसके विपरीत होता है। अब सोचो कि इन दोनों रस्सियों पर अगर ये मैं द्रव्यमान नहीं लटकाता तो क्या रस्सी में तनाव उत्पन्न होता बच्चों? नहीं होता सर, नहीं होता ना सर। तो अगर हम ये द्रव्यमान नहीं लटकाते तो रस्सी में तनाव उत्पन्न नहीं होता, और फिर हम ये कहते हैं कि तनाव बल T यहां पर कार्य नहीं करेगा। यानी कि तनाव बल किस वजह से हुआ है, इन द्रव्यमानों की वजह से हुआ है, इन द्रव्यमानों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों की वजह से हुआ है, और इसीलिए देख लो दोनों पर तनाव बल गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत दिशा में। ठीक है, अब अगर मैं मुझसे कोई कहे कि भाई पहले पिंड पर कितना बल लग रहा है और दूसरे पिंड पर कितना बल लग रहा है, तो हम कहेंगे भाई देखो ये दूसरा पिंड तो नीचे की ओर गति कर रहा है और पहला पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा है, लेकिन गति दोनों सेम त्वरण से करेंगे। जितने समय में ये पिंड नीचे की ओर जाएगा उतने ही समय में ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये पिंड सेकंड पिंड जितना नीचे जाएगा फर्स्ट पिंड उतना ही ऊपर जाएगा। सेकंड पिंड जितनी तेजी से नीचे जाएगा फर्स्ट पिंड उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों में त्वरण सेम होगा। अब जब त्वरण सेम होगा लेकिन M1 और M2 की गति एक दूसरे के विपरीत होगी, तो M1 की गति तो हो गई ऊपर की ओर और M2 की गति हो गई नीचे की ओर। इस पर जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल वो नीचे की ओर है और इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है। अब अपने से कोई कहे कि भाई M1 पिंड पर लगने वाले बल निकालो, तो M1 पिंड पर कौन कौन से बल लग रहे हैं? एक तो लग रहा है तनाव बल और एक लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तनाव बल तो उस दिशा में है जिस दिशा में पिंड गति कर रहा है, यानी इसको आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल उस दिशा में है जिस दिशा में ये गति करने की विपरीत दिशा में, तो इसको अपने को लेना पड़ेगा नेगेटिव। ये हो जाएगा M1 इंटू जी, और सभी बलों का योग किसके बराबर आ जाएगा? M1 इंटू ए के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं हम बराबर नहीं हो सकते। कौन ये दोनों बराबर हो सकते नहीं ना? हो सकते, 1 और 2। बराबर होंगे तो गति नहीं करेगा। अच्छा, गति नहीं अगर ये करेंगे। बराबर होंगे तो गति नहीं करेंगे, फिर स्थिर हो जाएंगे। ये बिल्कुल तराजू की तरह हो जाएगा। जैसे तराजू होता है ना, एक तरफ अपन सब्जी ज्यादा डाल देते तो वो पलटा नीचे चला जाता, तो दूसरा पलटा ऊपर चला जाता, तो ये गति नहीं करेगा। और जब गति नहीं करेगा तो ये जो ए है इसका मान 0 हो जाएगा। बस वो सिचुएशन भी अपन देखेंगे, आप चिंता नहीं करें, वो सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर मैं M2 पर लगने वाले बलों की बात करूं तो M2 पर बल जो है M2G नीचे लग रहा है और गति भी नीचे हो रही है, तो M2G को आपको प्लस लेना पड़ेगा और T को माइनस। तो हम कहेंगे T तो हो गया माइनस और जो M2G है वो हो गया प्लस, और ये किसके बराबर हो गया? M2 इंटू
ए के बराबर। अब अगर मैं, मेरे पास में दो अज्ञात राशियां हैं, कौन कौन सी? एक तो है तनाव बल T, एक है त्वरण A। तो अगर मुझे त्वरण A का मान निकालना है तो तनाव बल T को यहां से मुझे गायब करना पड़ेगा, और अगर T का मान पहले निकालना है तो A को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो आपको T को गायब कर, आपको तनाव बल पहले निकालना हो तो A को गायब करना पड़ेगा। अब A क्या है? A जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो पहली समीकरण में दूसरी का भाग दे दो, A से A कट जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई मैं तो भाग नहीं देना चाहता, मैं तो पहले A का मान निकालना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले T को गायब करना चाहता हूं, तो T कैसे गायब होगा? भाग देने से गायब नहीं हो रहा है T यहां पर, भाग देने से भी हो जोड़ने सकता है, ऐसी बात, भाग देने से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इस T को एक तरफ ले जाओ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, पर सामान्य से देखने पर ऐसा लग रहा है कि दोनों के चिन्ह विपरीत है, तो इसको जोड़ने पर T गायब हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं। ये पहली समीकरण को दूसरी समीकरण में जोड़ा तो T से T कट जाएगा, एक प्लस का दूसरा माइनस का, क्या रह जाएगा? लेफ्ट में रह गया माइनस का M1G, ये तो पहली समीकरण से, और दूसरी समीकरण से रह गया प्लस का M2G, और राइट में क्या रह गया? M1A प्लस M2A। ए ठीक है, अब इन दोनों में से देखो G कॉमन आ गया, यहां से बचा अपने पास में माइनस का M1 और प्लस का M2, यानी हो गया M2 माइनस M1। ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M2 को पहले लिख सकते हैं, M1 को बाद में लिख सकते हो, और उधर से A कॉमन आ रहा है तो बचेगा आपके पास में M1 प्लस M2, और ये A कॉमन। A का मान निकालना है तो इस M1 M2 को नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। और ये जो आपके पास में A का मान आया है वो या तो रख दो समीकरण नंबर 1 में या रख दो समीकरण नंबर 2 में, आपके पास में T का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में अगर हम रखें तो क्या आएगा? देखते हैं हमारे पास में A का मान। समीकरण नंबर 1 में हमारे पास में क्या क्या है? T है, ठीक है, T है हमारे पास में, माइनस का M1G है बराबर M1A है, A का मान है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। इस M1G को दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? देखते हैं, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा T बराबर, इस तरफ तो है हमारे पास में M1 इंटू G, ठीक है, और M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये तो हो गया ये वाला, और ये M1G को इधर लेके गए तो ये आ गया प्लस का M1G। अब इन दोनों में से, इस वाले पद में से इस वाले पद में से M1G कॉमन आ रहा है, तो T बराबर हो जाएगा M1G कॉमन। क्या बचा? पहले पद में से तो बच गया M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरे पद में से बच गया +1। आप चाहो तो इसको आगे जोड़ बाकी कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे जोड़ बाकी जब हमारे पास में मान आएंगे तब हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम T का मान निकाल सकते हैं। आगे जब इसको जोड़ बाकी करोगे आप तो ये कट पिट करके आपके पास में रह जाएगा 2M2, M1 से M1 कट जाएगा, 2M2 रह जाएगा। तो आपके पास में 2M2 को M1G से गुणा करोगे तो जाएगा 2M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, तो ये T का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप T का मान भी निकाल सकते हो। यानी कि सिचुएशन में आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी कंडीशन दी हुई है उससे जितनी अज्ञात राशि है, जैसे यहाँ पे कितनी अज्ञात राशि थी? 2, एक तो था तनाव बल T और दूसरी जो अज्ञात राशि है वो है त्वरण A। तो आपको 2 समीकरणें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 2 समीकरणों से ही 2 अज्ञात राशियों के मान आप ज्ञात कर सकते हो। 2 समीकरणों से ही 2 अज्ञात राशियों के मान आप ज्ञात कर सकते हो। यहां पर हम कंडीशन देख लेते हैं फिर से। अगर मैं पहले पिंड की बात करूं तो पहले पिंड पर T बल गति की दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल M1G गति के विपरीत दिशा में है, इसलिए T को प्लस लिया है, M1G को माइनस लिया है। इसी प्रकार से दूसरे पिंड पर जो M2G यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो गति की दिशा में है, और T यानी तनाव बल गति की विपरीत दिशा में है, इसलिए M2G को प्लस और T को माइनस लिया है। हम सब जानते हैं बलों का योग M इंटू A के बराबर होता है, इसलिए इसको हमने पहले बल को M1 इंटू A के बराबर रखा, दूसरे पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग M2 इंटू A के बराबर रखा है।
यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में आ गया m1 प्लस m2 इंटू ए, और साइड में राइट साइड में आ गया t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t से t कैंसिल हो गया, दोनों में से g कॉमन आ रहा है, इस तरफ a कॉमन आ रहा है इस तरफ, तो ये हो जाएगा a इंटू m1 प्लस m2 बराबर m2 माइनस m1 इंटू g। पिंडों का जो त्वरण है वो अगर हमें निकालना है तो a का मान निकालने के लिए m1 प्लस m2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, और ये जो मान आपके पास में a आया है ये पहली या दूसरी किसी भी एक समीकरण में रख करके t का मान हम निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट कंडीशन देखते हैं, हालांकि लास्ट हमेशा के लिए नहीं है, ये आज के लिए हमारी लास्ट कंडीशन है। कल हम वो कंडीशंस देखेंगे जिनमें पिंड में घर्षण भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि एक गुटका है वो टेबल पे रखा हुआ है और दूसरा जो गुटका है वो घिरनी की सहायता से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब इस गुटके के द्रव्यमान के कारण क्या होगा, ये पिंड नीचे की ओर गति करने का प्रयास करेगा, और जब ये पिंड नीचे की ओर गति करने का प्रयास करेगा तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा जो कि द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में उत्पन्न होगा। ये जो रस्सी है, इस रस्सी की वजह से ये पिंड आगे की ओर खिसकेगा यानी इस ओर गति करेगा, लेकिन जड़त्व के कारण ये पीछे रहने का प्रयास करता है और इस वजह से इस पर तनाव बल द्रव्यमान से दूर जाने की दिशा में इस प्रकार से कार्य करेगा। अब इनमें से इस पिंड के द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं m1 और इसके द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं m2। तो अगर मैं m1 पिंड के लिए निकालना चाहूं तो हम कहेंगे कि m1 पिंड पर जो बल कार्य कर रहा है वो एक बल कार्य कर रहा है, वो है तनाव बल, ओनली तनाव बल कार्य कर रहा है। लेकिन जो m2 पिंड है, हालांकि m1 पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है, वो है नीचे की ओर, और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है r ऊपर की ओर, या r और mg एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, ठीक है। जहां पर संतुलित नहीं हो रहे बल, केवल हम उन्हीं को बना रहे हैं। तो m1 पिंड पर जो बल लग रहा है वो केवल है तनाव बल गति की दिशा में, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा m1 इंटू ए। और जो दूसरा पिंड है उस पर जो बल लग रहा है वो है m2g, ये तो है गति की दिशा में, और तनाव बल t है गति के विपरीत दिशा में। इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जो योग है वो हो जाएगा m2a के बराबर, ठीक है। अब ये जो तनाव t है इसका मान यहां रख दो, तो आपके पास में हो जाएगा m2g माइनस m1a बराबर m2a। इस m1a को इधर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा m2g बराबर m2a प्लस माइनस का m1a था, इधर आकर के प्लस का m1a हो गया, दोनों में से a कॉमन आ गया तो a कॉमन ले लिया, सॉरी लेफ्ट में तो है m2g और राइट में हमने a कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपके पास में रह गया m1 प्लस m2। इस m1 प्लस m2 को नीचे ले जाओ तो a का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम ये मान भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो a का मान आएगा उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो तनाव बल t का मान आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं एक बात, देखिए पहले पिंड की हम बात करें तो उस पर केवल तनाव बल लग रहा है, इसलिए तनाव बल m1 इंटू ए के बराबर होगा। दूसरे पिंड पर गति की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए इसको प्लस ले लिया हमने, और तनाव बल गति के विपरीत है इसलिए इसको माइनस ले लिया। इन दोनों का योग m2a के बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा m1a प्लस m2a बराबर t प्लस m2g माइनस t से t कट जाएगा, लेफ्ट में m2g रह जाएगा, और इधर रह जाएगा हमारे पास में a इंटू m1 प्लस m2। अगर हम यहाँ से m1 प्लस m2 को दूसरी तरफ ले जाए तो a बराबर हो जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो a का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे तो t का मान हमारे पास में ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और है बच्चों, ये गुटका रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझना, ये घिरनी है, ये इस पर बल लग रहा है। अगर गुटके और सतह के मध्य घर्षण हो तो इस पर एक बल इस दिशा में और कार्य करता है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। तो ये आपको फिर वहां पर और लेना पड़ेगा, तब हम कहेंगे इस पर भी दो बल हो जाएंगे, एक बल टी इस और गति की दिशा में और एक घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये एक अलग कंडीशन होगी जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल में आज जो हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।